Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indian Agri-Tech. हम जानेंगे Indian Agri-Tech के बारे में. FHD, a global consulting firm, has launched the Agri-Tech Report 2022. What's next for India Agri-Tech? जो FHD है, जो कि एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, उसने लॉन्च किया है एग्रीटेक रिपोर्ट 2022 को. व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया एग्रीटेक, कि क्या है नेक्स्ट इंडिया एग्रीटेक के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या एग्रीटेक जो है, इसमें उपयोग होता है टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के लिए, जो कि बेस्ड होता है आपका एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर. It aims to improve yield, efficiency, profitability and sustainability of agriculture operation. इसका मकसद होता है इम्प्रूव करना yield को, एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए. की टेक अवे फ्रॉम दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इससे जो कुछ चीज हम लोग को याद रखने की जरूरत है. तो एग्रीटेक स्टार्टअप आर ड्राइविंग इंडिया एग्रीटेक इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्टोरी विद सिग्निफिकेंट प्राइवेट इक्विटी इनफ्लो. जो एग्रीटेक स्टार्टअप है वो ड्राइव कर रहा है इंडिया के एग्रीटेक इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट स्टोरी को. इसमें सिग्निफिकेंट प्राइवेट इक्विटी इनफ्लो देखा गया है. एरिया ऑफ फोकस अगर हम बात करें तो मार्केट लिंकेज, एग्री फिनटेक, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिमोट सेंसिंग एंड एडवाइजरी और फार्म ऑटोमेशन जो है, ये सारे एरिया जिसमें फोकस किया गया है. Technology has irreversibly disrupted the traditional agriculture value chain from how farmers access information and input to how they grow and sell their produce. जो टेक्नोलॉजी है इसने इरिवर्सिबली डिसरप्ट कर दिया है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को. किस तरीके से फार्मर जो एक्सेस करते थे इन्फॉर्मेशन और इनपुट को, और कैसे वो ग्रो करते थे, सेल करते थे अपने प्रोड्यूस को. एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की अगर हम बात माने अशोक गुलाटी की, तो एग्रीटेक स्टार्टअप जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंट्रोल एग्रीकल्चर मार्केट से डिमांड ड्राइवन डिजिटल मार्केट की ओर. Currently, it is estimated that there are about 600 to 700 agri-tech startup in India operating at different level of agri value chain. और currently अभी estimate किया गया है कि 600 से 700 agri-tech startup है भारत में, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे एग्री वैल्यू चेन के लिए. बहुत सारे जो है वो उपयोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इंटरनेट ऑफ थिंग का, ताकि वो अनलॉक कर सके जो पोटेंशियल है बिग डाटा का, ग्रेटर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस के लिए. जैसे कि आपका निंजा कार्ट हो गया, देहात हो गया, क्रोफार्म हो गया, ऑप्टीपी जिसको हम कहते हैं. इम्पैक्ट ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीटेक स्टार्टअप का. तो निंजा कार्ट ने रिड्यूस कर दिया वेस्टेज को 4%. अगर हम कंपेयर करें तो पहले 25% तक वेस्टेज होता था ट्रेडिशनल चेन पे डिमांड ड्राइवन हार्वेस्ट शेड्यूल के कारण. देहात ने इनेबल किया अप टू 50% इंक्रीज फार्मर के इनकम पे, जिसके कारण सेविंग हुआ है इनपुट कॉस्ट में और इससे बढ़ा है फार्म का प्रोडक्टिविटी और बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सका है. जो अदर एग्जांपल है जहां पे उपयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर पे, जैसे कि सीड क्वालिटी इनहेंसिंग, हाई यील्डिंग वैरायटी एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग सीड, बीटी कॉटन लीड टू एफिशिएंट यूज ऑफ पेस्टिसाइड, वाटर एक्सेट्रा एंड कैन इंक्रीज यील्ड. जो हाई यील्डिंग वैरायटी है और जेनेटिकली इंजीनियर सीड जैसे कि आपका बीटी कॉटन हो गया, इसके कारण एफिशिएंट यूज हो सका पेस्टिसाइड, वाटर एक्सेट्रा का, ताकि इंक्रीज किया जा सके यील्ड को. एफिशिएंसी इन फार्म इनपुट, एफिशिएंसी देखा गया फार्म इनपुट में भी. वाटर के लिए ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो यूज था सेंसर का मॉइस्चर कंट्रोल के लिए, स्प्रिंकल फॉर इरिगेशन के लिए, ये सारा. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सेंटर ड्रोन फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर सेंटर ड्रोन का उपयोग किया गया स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड को. एफिशिएंट इनपुट डाटा, किसान सुविधा पोर्टल, एम किसान, ये सारे हो गए एफिशिएंट इनपुट डाटा प्रोवाइड करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पावर वाटर पंप हो गया. लेबर की अगर हम बात करें तो जो मैकेनाइजेशन हुआ हार्वेस्ट का, इसने इंप्रूव किया लेबर प्रोडक्टिविटी को. हार्वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पूसा बायो डिकम्पोजर डील करने के लिए स्टबल या क्रॉप रेसिड्यू से एग्रीकल्चर वेस्ट को अब उपयोग किया जाने लगा इनपुट के तौर पर बायो इथिकल प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी. पीआईबी के न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में. एज पर रिसेंटली रिलीज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2020, इंडिया हैज विटनेस्ड अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन आईएमआर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड नियो मोर्टल रेट सिंस 2014. जो अभी रिसेंट रिलीज किया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020, इसमें भारत के लिए देखा गया है कि प्रोग्रेसिव रिडक्शन हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में 2014 के बाद. ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा. इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस रिपोर्ट का फाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है. तो जो 6 स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसने पहले से ही अटेंड कर लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को एनएमआर के लिए, यानी लेस देन व इक्वल टू 12
होना चाहिए 2030 तक का जो टारगेट था। केरला है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है। 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उन्होंने पहले ही अटेंड कर लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट को अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के लिए, जिसका टारगेट है लेस देन व इक्वल टू 25 होना चाहिए 2030 तक। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो ये हायर है, 33 है, मेल के कंपेरिजन में मेल का 31 है। SRS. SRS is a demographic survey for providing annual estimate of IMR, BR, DR and other fertility at the national and sub-national level. It was started in 1964-65 by Registrar General of India. जो SRS है ये एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो कि प्रोवाइड करता है एनुअल एस्टिमेट IMR, BR, DR और अदर फर्टिलिटी के बारे में नेशनल और सब नेशनल लेवल पे। इसको स्टार्ट किया गया था 1964-65 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिक टर्म जो है इससे रिलेटेड इस सब टर्म्स को भी हम समझ लेते हैं। क्रूड बर्थ रेट ये एक्सप्रेस किया जाता है जो बर्थ होता है पर 1000 पॉपुलेशन पे। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड बियर एट अ रिप्रोडक्टिव एज। जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है ये एवरेज नंबर होता है चिल्ड्रन का जो कि एक वुमन बियर कर सकती है अपने रिप्रोडक्टिव एज के दौरान। The current fertility rate for India in 2022 is 2.159 birth per woman at 0.92% decline from 2021। और जो करंट फर्टिलिटी रेट है भारत के लिए 2022 पे वो आपका 2.159 बर्थ है पर वुमेन के लिए, जहां पे 0.92% का डिक्लाइन आप देख सकते हैं 2021 के लेवल से। नियोनेटल डेथ विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ ऑफ एन इन्फेंट। जो नियोनेटल डेथ होता है इसमें डेथ हो जाता है फर्स्ट 28 डेज के अंदर ही जो इन्फेंट का लाइफ होता है उस दौरान। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन एज अंडर 5 ईयर। जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है चिल्ड्रन का एज अंडर 5 ईयर्स में वो देखा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये नंबर है डेथ चिल्ड्रन का अंडर 1 ईयर ऑफ एज के पर 1000 लाइफ बर्थ के लिए। RGI It was founded in 1961 by Government of India under the Ministry of Home Affairs। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है इसको फाउंड किया गया था 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। It conduct and analyzes the result of the demographic survey including the census of India and the linguistic survey of India। ये कंडक्ट करता है और एनालाइज करता है जो रिजल्ट है डेमोग्राफिक सर्वे का, इसमें कि सेंसस भी आता है भारत का और लिंग्विस्टिक सर्वे भी आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 3 जो हेल्थ, इसकी अगर हम बात करें तो बाय 2030 एंड प्रिवेंटेबल डेथ ऑफ न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। 2030 तक एंड करना है हम लोग को जो प्रिवेंटेबल डेथ है न्यू बॉर्न या चिल्ड्रन का अंडर 5 ईयर ऑफ एज के लिए। मकसद है कि रिड्यूस किया जाए नियोनेटल मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी को। ये आप देख सकते हैं जो कुछ इंडिकेटर था जो उसमें बताया गया था SRS 2014, 2019 और 2020 में तो क्या चेंजेस हुआ। क्रूड बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो 21 था, घट के 19.7 हुआ, 2020 पे 19.5 हुआ। टोटल फर्टिलिटी रेट में भी आप डिक्रीज देख सकते हैं। अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी आप डिक्रीज देख सकते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी एंड इवन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी। यानी हमारा जो है प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है और जो टारगेट बचा हुआ उसे अचीव करना है हम लोगों को आने वाले समय पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस्ड वर्क टेक्निक ADT। तो हम जानेंगे एडवांस्ड वर्क टेक्निक के बारे में। रिसेंटली अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट वर्नम ड्वर्क क्रेडिटेड विद हैविंग डेवलप्ड ADT इन द 1970 पास अवे एट द एज ऑफ 100। अभी हाल ही में जो अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे वर्नन ड्वर्क, जिनको क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने डेवलप किया था एडवांस्ड वर्क टेक्निक ADT को 1970 पे, उनका निधन हो गया 100 इयर्स के एज में। व्हाट इज ADT? ये ADT है क्या? एडवांस्ड वर्क टेक्निक यूटिलाइजेस लॉन्ग वेव इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू एस्टिमेट ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी। जो एडवांस्ड वर्क टेक्निक है ये उपयोग करता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, ताकि वो एस्टिमेट कर सके ट्रॉपिकल साइक्लोन के इंटेंसिटी को। ड्यूरिंग डे टाइम इमेजेस इन द विजिबल स्पेक्ट्रम वेयर यूज, व्हाइल एट नाइट द ओशियन वुड बी ऑब्जर्व यूजिंग इंफ्रारेड इमेज। डे टाइम में इमेज जो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का उसका उपयोग किया जाता है, जबकि नाइट में जो ओशियन होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है इंफ्रारेड इमेज के माध्यम से। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? द ड्वर्क टेक्निक सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेट्रोलॉजिकल इनोवेशन हैज अंडरगोन सेवरल एडवांसमेंट्स सिंस इट्स इंसेप्शन। The current estimation method is based on it. It has saved the lives of millions of people across the world। जो ड्वर्क टेक्निक है वो माना जाता है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेट्रोलॉजिकल इनोवेशन में से एक है जिसने सेवरल एडवांसमेंट देखा गया है जब से इसको इंसेप्ट किया गया था। जो करंट एस्टिमेशन मेथड है वो बेस्ड है इसी के ऊपर और इसके कारण सेव हुआ है लाइफ मिलियंस ऑफ पीपल का पूरे विश्व में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्री गार्डन। PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे न्यूट्री गार्डन के बारे में। पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन are being set up across the country to provide easy and affordable access to fruit, vegetable, medicinal plant and herb।
जो पोषण वाटिका है या न्यूट्री गार्डन है, इसको सेटअप किया जा रहा है पूरे कंट्री में ताकि प्रोवाइड किया जा सके आसान और अफोर्डेबल एक्सेस फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब का। ये न्यूट्री गार्डन होता क्या है? Nutri Garden is an advanced form of kitchen garden in which fruit and vegetables are grown as a source of food and income. न्यूट्री गार्डन जो है ये एक एडवांस फॉर्म है किचन गार्डन का जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रोन किया जाता है। ये एक सोर्स है फूड और इनकम का। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट, पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन आर बीइंग सेट अंडर द पोषण अभियान। इट विल प्रोवाइड इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू लोकली प्रोड्यूस फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिन प्लांट एंड हर्ब्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। प्रोवाइड करने के लिए राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशमेंट को पोषण वाटिका या न्यूट्री गार्डन को सेटअप किया जा रहा है पोषण अभियान के अंतर्गत। ये प्रोवाइड करेगा आसान और अफोर्डेबल एक्सेस लोकली प्रोड्यूस फ्रूट का, वेजिटेबल का, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स का वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इनहेंस डाइटरी डाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थ्रू लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यह इनहेंस करेगा डाइटरी डाइवर्सिटी को प्रोवाइड करके की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लोकल फ्रूट और वेजिटेबल्स के माध्यम से। इट विल रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड मेक कम्युनिटीज आत्मनिर्भर फॉर देयर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये रिड्यूस कर देगा एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को और कम्युनिटी को आत्मनिर्भर बनाएगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। पोषण अभियान की अगर हम बात करें, इट वाज लॉन्च इन 2018। पोषण अभियान एम्स टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 2018 में। पोषण अभियान का मकसद है इंप्रूव करना न्यूट्रिशनल आउटकम्स को चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए। इट इज पार्ट ऑफ मिशन पोषण 2.0 और ये आपका पार्ट है मिशन पोषण 2.0 का। पोषण माह, पोषण माह इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2022 थ्रू जन आंदोलन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्टिविटी फॉर सेटिंग अप न्यूट्री गार्डन और रेट्रोफिटिंग पोषण वाटिका विथ बैकयार्ड पोल्ट्री फिशरी यूनिट आर बीइंग कैरिड आउट एट आंगनबाड़ी सेंटर। पोषण माह को सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल सितंबर के मंथ में। ये जो है एक आंदोलन है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्टिविटी का, जहां पे सेटअप किया जाता है न्यूट्री गार्डन या रेट्रोफिट किया जाता है पोषण वाटिका को बैकयार्ड पोल्ट्री फिशरी यूनिट के साथ, जिसको कैरी किया जाता है आंगनबाड़ी सेंटर पे। नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G4 कंट्री हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। G4 कंट्री ने हाईलाइट किया है कि जो अर्जेंट नीड है रिफॉर्म का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने मिला है अपने काउंटर पार्ट से जर्मनी, ब्राजील और जापान से G4 के मीटिंग के दौरान। की हाईलाइट क्या था? तो उन्होंने सपोर्ट की बात कही है एक दूसरे को। जो रिट्रीटेड थे उन्होंने सपोर्ट की बात कही है एक दूसरे के बिड को ताकि वो परमानेंट मेंबर बन सके यूएनएससी का। सपोर्ट फॉर अफ्रीकन नेशन, G4 also reiterated its support for African countries being represented in a permanent and non-permanent capacity on a reform council। अदी फॉर्म ने रिट्रीट किया है कि वो सपोर्ट करेंगे अफ्रीकन कंट्री को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे एक परमानेंट या नॉन परमानेंट कैपेसिटी पर रिफॉर्म काउंसिल पे। अर्जेंट रिफॉर्म की आवश्यकता है एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज नीडेड टू बी अर्जेंटली रिफॉर्म एज ग्लोबल इश्यू आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। अ जॉइंट प्रिंट स्टेटमेंट फ्रॉम द ग्रुप सेड। और एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट था ग्रुप का, उसने कहा है कि अर्जेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी पे आवश्यकता है रिफॉर्म की, क्योंकि ग्लोबल इश्यू जो है वो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स हो रहा है और इंटरकनेक्टेड है, इसलिए रिफॉर्म बहुत जरूरी हो गया है। नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस, अभी तक कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं देखा गया है। G4 minister expressed concern that the 76th session of the UN General Assembly did not make meaningful progress in the intergovernmental negotiation। G4 मिनिस्ट्री ने एक्सप्रेस किया कॉन्सर्न को कि जो 76 सेशन हुआ था यूएन जनरल असेंबली का, इसमें भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं देखा गया है इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन के दौरान। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट का, G4 मिनिस्टर वेलकम द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द 76 जनरल असेंबली टू ग्रेजुअली मूव द प्रोसेस टुवर्ड टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन। G4 मिनिस्टर ने वेलकम किया रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट जो था 76 जनरल असेंबली का, जिसमें कहा गया कि ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाए टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन की ओर। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन से हम क्या समझते हैं? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन इज ए ग्रुप ऑफ नेशन स्टेट वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशन टू फर्दर रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो है ये ग्रुप ऑफ नेशन स्टेट है जो कि काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के साथ फर्दर रिफॉर्म के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। IGN इज कंपोज ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेमली जो IGN है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ये कंपोज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। वो कौन कौन है? अफ्रीकन यूनियन, G4 नेशन, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप UFC, 69 ग्रुप डेवलपिंग कंट्री का, अरब लीग और कैरिबियन कम्युनिटी, ये सारे उसमें आते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।